हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। तो आज जो हम करेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन मौर्यकालीन शासन व्यवस्था। तो मैं आपको विस्तार से इसका वर्णन करवाऊंगी। तो आप लोगों ने ध्यान से अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आप लोगों को ज़रूर समझ आएगा। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। उसने जो है अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य की गद्दी यानी कि मौर्य साम्राज्य की गद्दी हासिल करी। तो इसमें जो है अशोक जैसे महान शासक भी हमें मौर्य काल में देखने को मिलते हैं। तो आज हम विशेष रूप से मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले हम करेंगे केंद्रीय प्रशासन। तो मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राजा सर्वोच्च अधिकारी था। जितनी भी न्यायिक व्यवस्था थी, मृत्यु दंड तक, मतलब वो केवल राजा के पास थी। राजा सभी मंत्रियों का चुनाव करता था। राजा में असीम दैवीय शक्तियाँ थी, लेकिन असीम शक्तियों के होने के बावजूद भी मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक प्रजा हितैषी शासक माने जाते थे। जो कौटिल्य है, जिसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है, वह कहता है कि राजा धर्म व्यवहार एवं लोकाचार से ऊपर था। वह समस्त प्रशासन की धुरी था। उसका प्रमुख कार्य कानून बनाना था, कानूनों को लागू करना तथा उनका उल्लंघन करने वालों को दंड देना था। राजा नीति निर्धारक था। वह समय समय पर मंत्रियों की बैठक बुलाता था। उन्हें राजा जो है राजदेश देता था। वह किसी भी अधिकारी को पदच्युत व निलंबित कर सकता था। जो राजा था राजमहल में ठाठ बाट से रहता था। सोना चांदी हीरे मोती सहित मतलब वस्त्र धारण करता था। उसके पास वैभव की सुविधाएं थी। राजा जब राजमहल के बाहर जाता था तो उसके अंगरक्षक उसके साथ चलते थे। जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके अंगरक्षकों में सबसे अधिक संख्या महिला अंगरक्षकों की थी। जो राजा था रात्रि में अपने सोने का स्थान बदल देता था। तो केंद्रीय प्रशासन में राजा मतलब ऐसा कह सकते हैं कि राज्य की मुख्य धुरी राजा ही था और समस्त शक्तियाँ राजा के पास ही थी। अब हम बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन में ही मंत्रिपरिषद की अब हम बात करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रमुख मंत्री आता है हमारे पास, वो होता है प्रधानमंत्री, जो कि उच्च पद होता है। मौर्यकालीन प्रशासन की मंत्रिपरिषद में जो प्रधानमंत्री है सबसे ऊंचा पद इसी का होता है। राजा के बाद मंत्रियों में उसका स्थान प्रथम होता था। वह राजा को महत्वपूर्ण विषयों में सलाह देता था। वह समस्त विभागों का निरीक्षण भी करता था। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका मतलब उसका प्रधानमंत्री उसका गुरु चाणक्य था। नेक्स्ट है हमारे पास पुरोहित। जो पुरोहित है ये धार्मिक कार्यों से संबंधित मंत्री है। समस्त धार्मिक कार्य उसी की देखरेख में किए जाते थे। दरबार में उसका बहुत मान सम्मान किया जाता था। राजा भी उसकी आज्ञाओं का पालन करता था। नेक्स्ट है हमारे पास सेनापति। और सेनापति जो है सेना का प्रमुख होता था। यद्यपि राजा सेना का प्रमुख सेनापति होता था, फिर भी वह अपने अधीन एक सेनापति की नियुक्ति करता था। और उस सेनापति का मुख्य कार्य होता था कि सेना का गठन करना, सैनिकों को प्रशिक्षण देना तथा युद्धों के समय सेना सहित युद्ध क्षेत्र में उपस्थित होना। नेक्स्ट है हमारे पास समाहर्ता। समाहर्ता जो है वित्त मंत्री होता था। वह करों को इकट्ठा करता था तथा राज्य की आय व्यय का संपूर्ण ब्यौरा उसके पास होता था। नेक्स्ट है हमारे पास सन्निधाता। राजकीय कोष मंत्री होता था। कौन? सन्निधाता। राजमहलों से संबंधित सभी प्रकार के कार्य उसकी देखरेख में किए जाते थे। नेक्स्ट है हमारे पास दैवारिक। राजमहलों का मंत्री। राजमहलों से संबंधित कार्य उसी की देखरेख में किए जाते थे। नेक्स्ट है हमारे पास कारमांतिक, और ये जो है कारखानों का मंत्री होता था। खानों या कारखानों से में उसकी देखरेख से ही कार्य किया जाता था। नेक्स्ट है हमारे पास अंतपाल। अंतपाल जो है सीमा प्रांत, जो सीमा प्रांत प्रदेशों में बने हुए दुर्ग होते थे उनका अधिकारी होता था।
वह दुर्गों में सैनिक व्यवस्था बनाए रखता था और सीमा की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी उसी पर होती थी। नेक्स्ट है हमारे पास दुर्गपाल। दुर्गपाल जो है दुर्गों या महलों का मंत्री होता था। उसका प्रमुख कार्य चोर डाकुओं नेक्स्ट है हमारे पास दंडपाल। दंडपाल जो है पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को दंडपाल कहा जाता है। उसका प्रमुख कार्य होता था क्या, जो चोर होते थे, डाकू होते थे, हत्यारे होते थे, उनको पकड़ना, उन्हें दंड देना तथा अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट है हमारे पास प्रशासता। प्रशासता जो है अभिलेख मंत्री होता था। प्रशासन के समस्त रिकॉर्ड जो हैं उसके कार्यालय में सुरक्षित रखे जाते थे। वह प्रतिदिन होने वाली राज दरबार की जो कार्यवाही होती थी उनको लिपिबंद करता था। तो ये हमने केंद्रीय प्रशासन के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन जो है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, उसमें जो प्रांतीय प्रशासन था 4 प्रांतों में विभाजित था। और जो 4 प्रांत है हमारे पास वो है उत्तरापथ, दक्षिणापथ, नेक्स्ट है अवंतीपथ और उसके बाद है हमारे पास पूर्वी प्रांत। तो एक एक पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरापथ। ये जो उत्तरापथ है इसमें एक क्षेत्र आता है आधुनिक अफ़गानिस्तान, बिलोचिस्तान, पंजाब तथा सिंध के प्रदेश उत्तरापथ में शामिल होते हैं। और जो उत्तरापथ है इसकी जो राजधानी है वह है तक्षशिला। नेक्स्ट है हमारे पास दक्षिणापथ। इसमें क्षेत्र आता है हमारे पास विंध्याचल पर्वत से लेकर आधुनिक मैसूर तक का क्षेत्र इसमें सम्मिलित है, किसमें, दक्षिणापथ में। और इसकी जो राजधानी है हमारे पास वह है स्वर्णगिरी। तो जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है अवंतीपथ। अवंतीपथ में जो क्षेत्र आता है हमारे पास वह है आधुनिक गुजरात तथा मालवा के क्षेत्र। इसकी जो राजधानी है वह है उज्जैनी। नेक्स्ट है पूर्वी प्रांत। पूर्वी प्रांत में आधुनिक उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के क्षेत्र शामिल है। इसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। ये 4 प्रांत जो है हमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में देखने को मिलते हैं। लेकिन एक 5वां प्रांत और भी है जो कि अशोक ने बनवाया था। कलिंग की विजय के पश्चात अशोक ने 5वां जो प्रांत है वो बनाया, जिसमें उड़ीसा व उसके आसपास के क्षेत्र शामिल थे। और जो 5वां प्रांत बना उसकी जो राजधानी थी वह थी तोसली। तो ये हमने प्रांतीय प्रशासन के बारे में चर्चा करी। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्थानीय प्रशासन के बारे में। और इसमें जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को आगे विभिन्न जिलों में बांटा गया था, जिसमें जिले का जो मुखिया होता था उसको प्रादेशिक या नगराध्यक्ष कहा जाता था। प्रादेशिक के भी उसी प्रकार के कार्य होते थे जैसे कि प्रांत में कुमार के होते थे। मौर्य साम्राज्य में जिलों को आगे कई भागों में बांट रखा था, जो कि इस प्रकार से है, जैसे कि जनपद। फिर है स्थानीय। जो स्थानीय होता था इसमें 800 गांव सम्मिलित थे। नेक्स्ट है द्रोणमुख, इसमें 400 गांव सम्मिलित है। इसके बाद है संग्रह, इसमें 10 गांव सम्मिलित है। उसके बाद आता है हमारे पास गांव। अब हम बात करेंगे कि इनके जो प्रमुख होते थे उनको क्या कहा जाता था। जैसे जो जनपद का मुखिया होता था उसको समाहर्ता कहा जाता था। और जो स्थानीय होता था, स्थानीय का जो प्रमुख होता था उसको स्थानिक कहा जाता था। नेक्स्ट जो द्रोणमुख जो होता था, इसका जो प्रशासक होता था संग्रह का वह होता था गोप। और जो लास्ट है हमारे पास गांव का जो मुखिया होता था वह होता था ग्रामिक। तो ये हमारे पास स्थानीय प्रशासन था। नेक्स्ट है हमारे पास नगरों का प्रबंध। तो मौर्य साम्राज्य में जो नगर व्यवस्था को चलाने वाली 6 समितियां होती थी। मौर्य साम्राज्य के में जो है विभिन्न नगर सम्मिलित थे। नगरों के मुखिया को नगर अध्यक्ष या नागरिक कहा जाता था। वह स्थानीय या गोप की सहायता से जो है नगर का प्रशासन चलाता था। तो इसमें जो है 6 समितियां होती थी नगर प्रबंध में। जो पहली समिति जो है उद्योग तथा शिल्पों का निरीक्षण करती थी।
और उसके अधिकारों का हनन करने वालों को वह समिति जो है दंड भी देती थी। जो दूसरी समिति थी वो विदेशों की देखभाल करती थी, यानी कि विदेशियों की उनके मतलब जैसे विदेश से कोई भी यात्री आता था उनकी देखभाल करती थी। यह समिति उनके आवास हो गया, चिकित्सा हो गया, सुरक्षा हो गया आदि का प्रबंध करती थी। इसके अलावा विदेशी का मृत्यु होने पर उसकी जो अंत्येष्टि से संबंधित जो कार्य होते थे वह भी इसी समिति के द्वारा वे कार्य भी करे जाते थे। मतलब ये विदेशियों की गतिविधियों पर एक रूप से हम कह सकते हैं कि नज़र रखती थी। जो तीसरी समिति आती है हमारे पास नगरों के प्रबंधन के अंतर्गत, वह है हमारे पास इसके जो तीसरी समिति में होता था कि जो जन्म मरण का जो हिसाब रखती थी। इस समिति के द्वारा तैयार किए गए रिकॉर्ड के आधार पर जनसंख्या के बारे में हमें पता चलता था और राज्य और नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी। चौथी समिति है हमारे पास, उसमें वाणिज्य और व्यापार की देखभाल करती थी। इस समिति में जो है नाव तोल के पैमानों तथा बाजार भाग पर नियंत्रण रखने की व्यवस्था भी थी। यह व्यापारियों तथा दुकानदारों को लाइसेंस अथवा आज्ञा पत्र भी देती थी। निश्चित भाव से ज़्यादा देने तथा कम तोड़ने वाले जो व्यापारी एवं दुकानदार होते थे उन्हें दंड देने का कार्य भी इस समिति के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है हमारे पास जो पांचवी समिति है वो है हमारे पास यह समिति जो है कारखानों के मालिकों तथा उनके निर्मित वस्तुओं पर नियंत्रण रखती थी। यह भी देखती थी कि कोई व्यक्ति वस्तुओं में मिलावट करके तो नहीं बेच रहा है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाता था। जो छठी समिति थी हमारे पास, यह कर समिति थी। यह वस्तुओं की बिक्री पर कर वसूल करती थी। जो बेची गई वस्तुओं पर कुल मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था। तो इस प्रकार जो नगर प्रबंधन है वह 6 समितियों में बंटा हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास सैनिक प्रशासन, और जो मौर्यकालीन सैनिक प्रशासन है ये भी जो है हमारे पास समितियों में बंटा हुआ था। जो पहली समिति है इसमें जो है पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। पहली समिति जो है पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। जो दूसरी समिति है हमारे पास वो जो है अश्व सेना से संबंधित है। अश्व सेना की देखभाल करती थी और इनका जो अध्यक्ष होता था वो अश्वाध्यक्ष होता था। जो तीसरी समिति है हमारे पास वह रथ सेना जो है रथ सेना की देखभाल करती थी और इसका अध्यक्ष होता था रक्षाध्यक्ष। जो चौथी समिति है हमारे पास वह गज सेना से संबंधित है। गज सेना यानी कि हाथी सेना, तो इसका अध्यक्ष भी गज अध्यक्ष कहलाता था। और जो पांचवी समिति थी हमारे पास वह थी सेना यातायात का प्रबंध करती थी ये, यानी कि यातायात से संबंधित थी। और जो छठी समिति है हमारे पास यह नौसेना थी। नौसेना अथवा जल सेना भी इसे बोलते हैं, तथा पोतों की देखभाल करती थी और इसका जो अध्यक्ष होता था वो नावाध्यक्ष कहलाता था। जो नेक्स्ट है हमारे पास इसके प्रशासन के अंतर्गत वह है हमारे पास राजस्व प्रबंध। तो जो राजस्व प्रबंध है कौटिल्य के अनुसार राज्य की जो प्रगति होती है उसकी सुदृढ़ वित्त व्यवस्था पर निर्भर करती है। अतः चंद्रगुप्त ने एक वित्त विभाग की स्थापना कर रखी थी और उसकी सहायता के लिए विभिन्न अधिकारी नियुक्त किए जाते थे जो कर इकट्ठा करते थे। राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमिकर था। कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में कुल उपज का चौथा या छठा भाग भूमिकर के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पुलिस या गुप्तचर। तो राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चंद्रगुप्त ने पुलिस या गुप्तचर विभागों की व्यवस्था कर रखी थी। जो पुलिस अधिकारी होते थे नगरों तथा जिलों में चोर डाकुओं को पकड़ते थे और गुप्तचर राज्य में घटने वाली जो भी छोटी छोटी घटनाएं होती थी उनकी जानकारी राजा को देते थे। वे दरबार में होने वाले षड्यंत्र या विद्रोह की जानकारी भी राजा को देते थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक है उसके समय में स्त्रियां, गणिकाएं, नट जाति के लोग गुप्तचर के कार्य करते थे।
वे भेष बदलकर विभिन्न स्थानों में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते थे और उन्हें राजा तक पहुँचाते थे। जो लास्ट हमारे पास आता है न्याय प्रबंध। न्याय प्रबंध जो है इसमें है कि मौर्य शासकों ने एक सुव्यवस्थित न्याय व्यवस्था स्थापित कर रखी थी। केंद्र सरकार में न्याय का मुखिया समय में राजा होता था। वह निष्पक्ष न्याय करता था। उसके नीचे समस्त राज्य के में जो है न्यायालय स्थापित थे। छोटे छोटे झगड़ों का निपटारा कुलों, श्रेणियों या ग्रामों की पंचायतें करती थी। पाटलिपुत्र में मुख्य न्यायालय स्थापित था। प्रांतों तथा नगरों में भी अलग अलग न्यायालय स्थापित थे। प्रांतों में जो राजकुमार होते थे न्याय के कार्य करते थे और जिला में जिलाध्यक्ष न्याय संबंधी अधिकारी जो है निर्णय लेते थे। 2 गांव के झगड़ों का निपटारा करने के लिए जनपद संधि नामक न्यायालय स्थापित था। इसके ऊपर 10 गांव का जो न्यायालय था उसे संग्रहण कहकर पुकारा जाता था। इससे आगे 400 गांव का न्यायालय स्थापित था जिसे द्रोणमुख कहते थे। स्थानीय नामक न्यायालय 800 ग्रामों का न्याय करता था। प्रत्येक न्यायालय में 3 अमात्य या 3 धर्मस्थ नामक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। उस समय फौजदारी और दीवानी 2 प्रकार के न्यायालय होते थे। जो दीवानी न्यायालय होते थे उनको धर्मस्थय्य तथा फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था। इन न्यायालयों के अपील संबंधी मुकदमे जो है राजा की अदालत में सुने जाते थे। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो न्याय प्रबंधन था वह काफ़ी स्ट्रिक्ट एवं उच्च था। तो आज हमने मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के ऊपर चर्चा करी। होप करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।